हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बसंत क्लास 8 पार्ट 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हिंदी में कुछ विधाएं होती है, जैसे व्यंग विधा, विनोद विधा, हास्य विनोद, आलोचना और समालोचना विधा। कई प्रकार की विधाएं होती है। तो ये पाठ एक व्यंग विधा को लेकर है स्टूडेंट्स। प्रस्तुत पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने भारत सरकार द्वारा तथा निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाई जाने वाली सरकारी बसों और निजी बसों की दुरावस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ आपको 4 से 5 बसें दिखाई दे रही है। देखने से ही समझ में आ रहा है कि बसें कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो प्रस्तुत पाठ में होता ये है कि लेखक जिस बस में सफ़र करना चाह रहे हैं ना, उस बस की दशा बड़ी दयनीय थी। फिर भी लेखक और उनके मित्र इसी बस से सफ़र करते हुए पन्ना से सतना जाने का निर्णय करते हैं। तो पाठ एक्सप्लेनेशन या सारांश समझने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लें, ठीक है। पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी 22 अगस्त 1924 से 10 अगस्त 1995 तक का इनका जीवन चक्र। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और प्रसिद्ध व्यंग्यकार। टीचर, ये व्यंग्यकार का क्या मतलब है, पूछ सकते हो आप। व्यंग्यकार यानी किसी भी बात को सीधे तरीके से न बताते हुए कुछ हास्य विनोद के साथ या कड़ी आलोचना करके व्यंग्यात्मक तौर पर उस बात की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, यानी व्यंग्यकार। लिखने वाला जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनका जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी के ये ऐसे पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया। व्यंग को विधा का दर्जा दिया, दर्जा यानी श्रेणी। इनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ, जैसे कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यासों के नाम रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। एक संस्मरण है तिरछी रेखाएं। तो व्यंग विधा के बारे में मैं संक्षिप्त में जानकारी तो आपको दे चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझना होगा। फिर भी एक बार और बता दूं कि व्यंग विधा में उपहास, मजाक, लुत्फ, हंसी, विनोद और आलोचना का प्रभाव हमेशा बना रहता है। पाठ भी कुछ व्यंग्यात्मक शैली को लेकर ही है।
बस की यात्रा। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है बच्चों कि लेखक और लेखक के 4 दोस्त तय करते हैं कि शाम 4 बजे की बस से जाना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, तो हम इसी बस से जाएंगे। लेखक और लेखक के दोस्त पन्ना से सतना जाने का निर्णय करते हैं। कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि जो समझदार और होशियार लोग रहते हैं ना, वो शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक और लेखक के दोस्त पूछते हैं, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये बस डाकिन है। हम बस डाकिन है का मतलब ये है बच्चों कि बस जगह जगह रोक कर आपको तकलीफ देती है। बस जगह जगह रोक कर आपको तकलीफ देती है, मतलब बस डाकिन है। सही में जब हमने बस को देखा तो बस के प्रति एक श्रद्धा जाग उठी मन में। बड़ी बूढ़ी नज़र आ रही थी बस। उसको देखते ही लग रहा था कि हे भगवान, इस पर सफ़र कैसे किया जाए। बस कंपनी के हिस्सेदार भी चले जा रहे थे उसी बस से। हमने उनसे पूछ लिया, बस चलती भी है क्या जी? हाँ, क्यों नहीं, अपने आप चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। अच्छा, ये बस अपने आप चलती भी है? हमने वो कंपनी के हिस्सेदार की बात सुनी तो हंसी आ रही थी। पता नहीं, हम थोड़ा आगा पीछा करने लगे, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, क्या करें। एक डॉक्टर दोस्त ने बोला, डरो मत, बी पॉजिटिव। कम से कम नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय तो यही नज़र आ रही है। चलो, बेटों की तरह हमें प्यार से गोद में बिठाकर ले जाएगी, चलो इसी से चलते हैं। जो लोग हमको छोड़ने आए थे ना, छोड़ने मीन्स ड्रॉप करने वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे ये और जैसे हमारा और उनका ये आखिरी सफ़र है। उनकी नज़रें कह रही थी कि हाँ वही, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंक यानी क्या राजा और क्या भिखारी। अब आदमी को दुनिया से कुछ करने के लिए यानी कि जाने के लिए कोई ना कोई निमित्त से चाहिए, निमित्त यानी कारण। जैसे तैसे हम बस में बैठे अपने डॉक्टर मित्र की सलाह से, और सही में इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस में कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। मतलब जो कुछ बचे हुए कांच थे उनसे हमें अपनी सुरक्षा करना था। फौरन हम खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, इंजन, बस का इंजन। तो इस तरह से बस सही में चल पड़ी। तो जब बस चल पड़ी तो ऐसा लगने लगा लेखक को कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त ये जरूर जवान रही होगी। ट्रेनिंग मिल चुकी थी उसे, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक बनाने के लिए किया गया था सन 1930 में, जिसे हम गांधी जी की दांडी यात्रा या गांधी जी का दांडी मार्च या नमक तोड़ो आंदोलन या नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। तो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, बॉडी का सीट से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील किसी तरह चली और उसके बाद तो अरे बाप रे, सारे भेदभाव समाप्त। समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।
बड़ी नाजुक हालत बस की। अचानक बस रुकी, पता चला पेट्रोल टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, बगल में रखा, नली डाली, इंजन में भेजने लगा। ऐसा लग रहा था देखकर कि ऐसा लग रहा था वो थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रखेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना, वैसे। तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे तो अब बस के किसी भी हिस्से पर, मुझे मतलब लेखक को, किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। कभी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। उस बस से जिससे हम सफ़र कर रहे थे, वैसे तो प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने से नज़र आ रहे थे, बड़े हरे भरे दृश्य आजू बाजू में दिखाई दे रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन ही समझ रहा था, मैं यानी लेखक। जो भी पेड़ आता तो ऐसा लगता वो पेड़ से बस टकरा जाएगी, और कहीं आजू बाजू में उसी हरियाली के बीच कहीं कोई झील विल दिखती तो सोचता बस इसमें गोता लगा जाएगी और हम सब डूब जाएंगे। फिर आगे यहाँ पर आया बीच में, बच्चों आओ जाने कि ये यमदूत का वाहन किन बसों को कहा गया है। तो मैं इसका उत्तर आपको बता सकती हूँ। यमदूत का वाहन एक्चुअली निजी बसों को कहा गया है। निजी यानी प्राइवेट। ये प्राइवेट बस वाले क्या करते हैं, अनाप शनाप तरीके से पैसेंजर्स लेके जाते हैं और बसों की सही देखरेख नहीं करते। तो जाने वाले को ऐसा लगता है पता नहीं ये सरकारी हो या प्राइवेट, ये बस कब मतलब किस मोड़ पर हमारा सफ़र, अंतिम सफ़र तय कर डालेगी, समझ में नहीं आता। कुछ इस तरह की बहुत ही जर्जर हालत वाली बसों को यमदूत का वाहन कहा जाता है। फिर इसी आओ जाने में दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बस परिवहन योजनाओं को सूचीबद्ध तरीके से लिखिए और बताइए कि बस परिवहन योजना किस तरह से हमारी दिनचर्या को प्रभावित करती है। तो हम दिल्ली सरकार की तरफ जाएंगे बिल्कुल नहीं, हम महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एसटी बसें, जिसको हम लाल डिब्बे के नाम से भी जानते हैं, तो उन बसों की भी वही हालत है। कभी तो वो टाइम पर आती नहीं, काफ़ी कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार करते करते कभी कभी तो हमको अपने बहुत सारे काम भी स्किप करने पड़ते हैं। बस है कि आती नहीं, और अगर आई तो चलती नहीं, और जाती भी है तो अपने मन से जाती है। 3:30 बजे की अगर बस होगी तो वो 4:30 बजे तक जाएगी, क्योंकि सरकारी बस है ना, कोई कुछ कर सकता नहीं। तो ये इस तरह की बातें ये बस परिवहन की योजनाओं में आती रहती है, जिसका कहीं ना कहीं सामना हर इंसान को करना पड़ता है। बाकी ज़्यादा इसमें और कुछ आगे जानने की ज़रूरत नहीं। हम तो चल रहे थे लेखक के साथ पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर, है ना। पन्ना से सतना बाई बस और सतना से जबलपुर बाई ट्रेन। अब इसमें कुछ बीच में शब्दार्थ हैं बच्चों। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स, समानार्थी शब्द। हाजिर यानी उपस्थित। डाकिन यानी डराने वाली। श्रद्धा यानी किसी के प्रति आदर सम्मान। उमड़ यानी जमा होना। वयोवृद्ध यानी बूढ़ी। निशान यानी चिन्ह। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। कष्ट यानी परेशानी। ट्रेनिंग यानी सीख, प्रशिक्षण भी बोलते हैं। दौर यानी ज़माने। गुज़र यानी चल। सवार यानी चढ़ा। हिस्सेदार यानी साझेदार। गज़ब यानी आश्चर्य। विदा यानी आखिरी सलाम। रंक यानी गरीब। कूच करने यानी जाना। निमित्त यानी कारण। फौरन यानी तुरंत। सरक यानी खिसक। ज्योति यानी रोशनी। टटोलकर यानी ढूंढकर। और रेंगना यानी धीरे धीरे चलना। तो बस की यात्रा का पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद हम आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।